नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका। एक और ज़बरदस्त लेक्चर लेके आए हैं हम आपके लिए। देखिए साथियों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ 120 प्लस का एम बिल्कुल हमारे चैनल के साथ रह के कर सकते हो। बहुत आराम से हम निकलवा देंगे, बस आप हमारे कंटेंट और हमारे क्वेश्चंस पर फोकस रखिए और हमें मोटिवेशन ज़रूर देते रहिए साथियों। हमारा एकमात्र मोटिवेशन है, आप अपने यार दोस्तों में से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बड़ा आनंद आता रहेगा हमें, हम बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे और आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। और ये जरूर आश्वस्त करते हैं कि आप कामयाब जरूर हो जाओगे यदि हमारे साथ इसी तरीके से मेहनत करते हुए पढ़ते हुए चलोगे। तो पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने आपको 4 अलग अलग डेवलपमेंट थ्योरीज दी थी कि भाई व्यवहारवाद बताया था आपको, व्यवहारवाद के बाद हमने आपको क्या बताया था, रचनावाद बताया था, संज्ञानात्मकवाद और गेस्टाल्टवाद। इसके बारे में हम आपको बना दिया था, इनके जनक कौन कौन थे, किस किसने इन पे काम किया, इनकी थ्योरीज। अब आज थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं कि लर्निंग थ्योरी होती क्या है। तो देखिए, जब भी लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो एक नाम हमारे दिमाग में जरूर आएगा, उसका नाम है थॉर्नडाइक जी। थॉर्नडाइक जी ने बहुत मेहनत करी थी इसी और इसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो ये देखते हैं कि थॉर्नडाइक जी ने क्या क्या करा। तो सबसे पहले तो उन्होंने कुछ मुख्य नियम दिए हमारे लर्निंग थ्योरी के, कुछ गौण नियम दिए। उन्होंने अपने नियमों में एक बात कही जो मैं आपसे सबसे पहले बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि किसी भी बच्चे के अधिगम के लिए या किसी भी चीज के अधिगम के लिए क्या जरूरी है, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब है उत्तेजना। यानी बाहर एनवायरमेंट में कोई उत्तेजना होनी चाहिए, कुछ रखा हुआ हो, या तो कोई इनाम हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे प्रेरणा लेके या जिसको देख के बच्चा करने की सोचे, अरे वाह वो रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं उद्दीपन और इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टिमुलस। अब इस उद्दीपन पे बच्चा करेगा अनुक्रिया, यानी उस पर रेस्पॉन्स देगा। अब रेस्पॉन्स देने का तरीका होगा, बच्चा उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यदि बच्चा उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो ट्राई करेगा। अब ट्राई करने में दो चीजें होंगी दोस्तों, या तो वो कामयाब होगा या वो नाकामयाब होगा। पहले देख लेते हैं कि यदि वो नाकामयाब होगा तो वो उससे ज्यादा कुछ सीखेगा नहीं, कोई भी लर्निंग नहीं करेगा, नाकामयाबी को बच्चा अलग करता हुआ चलता है। यदि वो उससे कामयाब हो जाता है तो उसे एक थ्योरी याद हो जाएगी, एक चीज याद हो जाएगी और वो उसको दिमाग में रख लेगा और वहां से उसका अधिगम होगा। तो अब आप एक चीज सोचो, मेन क्या हो गया, सबसे पहले जो हमें कीवर्ड याद करने हैं वो है उद्दीपन और उद्दीपन पे करने वाली अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया ये आपको याद करना है, स्टिमुलस और स्टिमुलस पे होने वाला रेस्पॉन्स, ये थॉर्नडाइक जी ने बताया। फिर उन्होंने 3 तो हमें मेन नियम दिए, मुख्य नियम, और 5 हमें उन्होंने गौण नियम दिए। वो अब हम एक एक करके देख लेते हैं और जल्दी से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लॉज ऑफ लर्निंग, अधिगम के नियम। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पूछ लेता है वो डायरेक्ट कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसने लिखी थी, पूछा गया सवाल है, किसने लिखी थी, थॉर्नडाइक। तो आप उसका जवाब देंगे थॉर्नडाइक। लास्ट में हम आपका एक ऐसी क्लास लेंगे, 1 घंटे की वो पूरी क्लास होगी, उसमें सारी किताबों के बारे में किसने लिखी हैं वो बता दिया जाएगा। 1 घंटे की एक और क्लास होगी जिसमें मुख्य मुख्य सेइंग्स, यानी उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है, ये बात किसने कही, वो हम आपको सारी 60-70 लिखवा देंगे ताकि एग्जाम में उसमें 2-3 जरूर आ जाते हैं। तो ये भी हम करेंगे आगे चल के। तो अभी जितने कवर होते जा रहे हैं आप उनको लिखते रहिए, बाद में रिवाइज हो जाएंगे। तो अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक ने इन नियमों एवं सिद्धांतों का उल्लेख किया। कौन से नियमों का, अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग का उसने हमें बताया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार जो मैं आपको बता चुका, थॉर्नडाइक अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। तो पहली चीज क्या है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में किसी उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब मैं आपको बता चुका, स्टिमुलस, स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस, उद्दीपन का संबंध एक विशिष्ट अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब दोस्तों मैं आपको बता चुका रेस्पॉन्स, अनुक्रिया से होने पर प्राणी को कुछ ना कुछ सीखने का अवसर, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया प्रदान करती है।
तो यदि एक उद्दीपन होगा तो वह अनुक्रिया जरूर करेगा। अब उसमें वो अगर पास हो गया तो जरूर सीख जाएगा, फेल हो गया तो इतना जरूर जान जाएगा कि इस तरीके से ये काम नहीं हो रहा है। इसी को थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया के नाम से संबंधित किया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मुख्य इसके कीवर्ड हैं, कौन कौन से? उद्दीपन और अनुक्रिया। तो दोस्तों साथ के साथ याद करते हुए चलो, बहुत ज्यादा ऐसी टफ चीजें नहीं है जो आपसे होंगी नहीं, बड़े आराम से होंगी। हम आपको पिछली क्लास में बता चुके, एम रखो 27, 28, 29, 30 के बीच में लाने का नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक ने अधिगम के जिन नियमों का उल्लेख किया है उनका विवरण देखिए। सबसे पहले मुख्य नियम प्राइमरी लॉ पढ़ लेते हैं। 3 प्राइमरी लॉ थॉर्नडाइक ने हमें बताए। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है आप रेडी तो हो, पढ़ने के लिए तैयार तो रहे, तो इसको बोलते हैं तैयारी का नियम या तत्परता का नियम। भाई हम तैयार तो हों, सबसे मुख्य चीज तो है मेरा मन हो, मैं तैयार तो हूं कि हाँ मैं करना चाहता हूं, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा अधिगम। चलिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास, अभ्यास का नियम। भाई अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जब हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो हो सकता है वो ना हो हमसे, तो हमें दोबारा भी करना पड़ेगा। तो दूसरा आता है अभ्यास का नियम। देखिए दोस्तों ये जो नियम हैं ये कैसे क्वेश्चंस में आते हैं, वो ऐसे आपको 4 नियम दे देगा, 3 ये वाले लिख देगा, एक उसका गौण वाला लिख देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा मुख्य नहीं है, तो आपको वाला टिक करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये नियम याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला रेडीनेस, तत्परता का, दूसरा एक्सरसाइज यानी अभ्यास का, और तीसरा प्रभाव का, लॉ ऑफ इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो 3 नियम हो गए दोस्तों। रेडीनेस, तैयार होना चाहिए यानी बिल्कुल तत्पर होना चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बाद एक्सरसाइज यानी अभ्यास, और तीसरा प्रभाव। ये आपको 3 याद करने हैं, ये मुख्य नियम हैं। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, गौण नियम यानी सब्सिडरी, सेकेंडरी नियम। सेकेंडरी नियम में है बहु प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। यानी इसमें इंसान कैसे सीखता है, उसके पास क्या है, बहुत सारे, मान लो एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्स, तो वो अपने बेस्ट तरीके से करना चाहेगा। ठीक है, यानी एक ही उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, तो मल्टीपल रेस्पॉन्स कहा जाएगा। सहचार्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एक एक करके इनको हम समझेंगे। ठीक है, आत्मीकरण का नियम, ये लॉ है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। और फिर मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हम एक एक करके याद करेंगे। मुख्य तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं और इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक एक करके हम इनको करना शुरू करते हैं दोस्तों। एक भी आपसे बाहर नहीं होगा, आप सवाल जरूर सही करके आओगे। पहले तत्परता अथवा तैयारी का नियम, यानी जो अधिगम करता है वो तैयार तो हो पहले, यही बताएगा ये नियम कि अधिगमकर्ता का तैयार होना बहुत आवश्यक है, वरना वो अनुक्रिया ही नहीं करेगा। और जब वो किसी उद्दीपन पे अनुक्रिया ही नहीं करेगा यानी किसी स्टिमुलस पे रेस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो सीखेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो देखिए थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो। जब अधिगम वाले के सामने कोई समस्या होती है तो वह उसे हल करने के लिए प्रयत्न करता है, यदि प्रयत्न नहीं करेगा तो अधिगम होगा भी नहीं। यह तत्परता अथवा तैयारी का नियम हमें बताता है। तो यह आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि भाई तैयारी के नियम में हमें तैयार रहना है, हमारे को तैयारी कर लेनी है, तत्पर रहना है, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। दूसरा देखते हैं दोस्तों, अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें देखिए क्या होगा, उपरोक्त नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि यदि अधिगम की क्रिया की आवृत्ति होती है, उसके अभ्यास का अवसर मिलता है तो अधिगम स्थायी होता है, और यदि उसे दोहराने का अवसर नहीं मिलता तो स्थायी नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई उद्दीपन मिला और मैंने उस पर अनुक्रिया करी, और एक बार अनुक्रिया करने के बाद फिर कभी नहीं करी तो मैं भूल गया उस चीज को। जैसे आप देखते हो ड्राइविंग, अब मान लो मैं गाड़ी चलानी सीख रहा हूं, मैं गाड़ी चलाने गया, मेरे को स्टीयरिंग वगैरह पकड़ना आ गया, मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी सीखी और फिर मैंने उसे कभी नहीं चलाई।
तो जब तक मैं अभ्यास नहीं करूंगा बार बार, तो फिर वो मैं उसमें परफेक्ट नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे मेरे दिमाग से वो स्मृति गायब होने लग जाएगी, तो वो चीज मेरी लर्निंग में, मेरे अधिगम में कभी नहीं आएगी। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अभ्यास करते रहोगे, एक बार परफेक्ट चलानी आ गई, फिर 5 साल भी मत चलाओ, क्योंकि अब वो स्मृति परमानेंट बन गई आपकी। अब आप अभ्यास इतना कर लिया कि वो आपको परमानेंट याद हो गए, जैसे ABCD याद हो गई परमानेंट, अब नहीं भूलते हम। इतना ज्यादा अभ्यास कर चुके हैं हम उनको, अब भूलते नहीं। तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी स्मृति दिमाग में मजबूत होती चली जाएगी। ये लर्निंग का नियम है और आप जानते भी हो। तो देखो दोस्तों, पहला नियम क्या हो गया? पहले नियम में हमको तैयार रहना है, दूसरे नियम में हमें अभ्यास करना है। तैयार तो हम हैं, लेकिन 1-2 बार करके छोड़ दिया तो हमारे परमानेंट मेमोरी में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आवृत्ति का मतलब बार बार करना है। तो 2 तो आपके बड़े मजे में तैयार हो गए। तीसरा नियम देखते हैं, प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इस नियम में थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है तो वह इस क्रिया को पुनः करता है, और यदि संतोष प्राप्त नहीं होता तो वो उसको नहीं करता। तो प्रभाव का मतलब है कि वो जो उद्दीपन है उसने आप पे क्या प्रभाव डाला, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। असंतोष आदमी कभी कोई काम नहीं करता। भाई मान लो मुझे वो काम करके संतुष्टि ही नहीं मिली, तो मैं वो काम दोबारा क्यों करूंगा, उसे दोहराऊंगा क्यों? वो काम मुझे उबाऊ लगेगा, बोर लगेगा, मैं क्यों करूंगा? और जब मेरे को वो काम उबाऊ लगेगा, बोर लगेगा, तो थोड़े दिन बाद मैं उसे भूल जाऊंगा। तो क्या मैं लर्निंग कर पाऊंगा? नहीं। तो तीनों लर्निंग प्रोसेस आपको समझ में आ गए। ये मुख्य नियम है। एक तो आप तैयार हो, एक आप उस पर अभ्यास करो, और एक आपको उससे संतुष्टि प्राप्त हो। यदि संतुष्टि प्राप्त होगी तो आप उसको दोहराओगे और बड़े मजे में आप सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गौण नियम पे। गौण नियम 5 थे, एक एक करके देखते हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इसमें देख लेते हैं। यहां मनोवैज्ञानी थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह उसके समाधान के लिए अनेक प्रयत्न करता है। ठीक है, उसमें से हो सकता है कुछ प्रयत्न उसके बेकार जाएं, कुछ सार्थक हों। तो वो बेकार वालों को तो याद नहीं रखता, सार्थक वालों को हमेशा अपने याद रख लेता है। ये बात ये बताता है। ठीक है, तो जिन प्रतियों से जो सफलता मिलती है उनका वह चुनाव करता है और उसे सीखना कहते हैं। तो हम सीखते किससे हैं? जिनसे मुझे सफलता मिली उससे सीखता हूं, असफलताओं से नहीं सीखता। यानी असफल रास्ते पे क्यों जाना, मैं सफल रास्ते पे जाऊंगा। तो पहला गौण नियम समझ में आ गया। मल्टीपल रेस्पॉन्स से मतलब है जब आप किसी उद्दीपन को करने जाओगे तो फेल भी होगे, पास भी होगे। पास वाली चीजों से सीखोगे, फेल वालों से नहीं सीखोगे। चलिए दोस्तों, सहचार्य परिवर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें थॉर्नडाइक ने क्या करा, एक बिल्ली ली और बिल्ली के ऊपर एक ऐसे मछली टांग दी, और जैसे ही बिल्ली उस मछली को खाने के लिए पैर उठाए, उसने बोला स्टैंड अप। हालांकि उद्दीपन क्या था उस बिल्ली के लिए, वो मछली थी, उसकी वजह से उन्हें पैर उठाए, लेकिन जैसे ही उन्हें पैर उठाए उसने बोला स्टैंड अप। ऐसे वो बार बार प्रक्रिया करता रहा, यानी जैसे ही वो मछली को टांगता वो बोलता स्टैंड अप। अब स्टैंड अप और मछली देख के बिल्ली अपने पैर उठाती। थोड़े दिनों बाद उसने उद्दीपन को परिवर्तित कर दिया, मछली ना होके अब वो बोलने लगा स्टैंड अप। तो उसने एक शॉकिंग चीज देखी कि बिल्ली अब भी पैर उठा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, उद्दीपन की शिफ्टिंग कर दी उसने। पहले उद्दीपन स्टिमुलस क्या था दोस्तों, पहले उद्दीपन था मछली, धीरे 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 समय अनुसार उद्दीपन क्या हो गया, वो शब्द स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, वो शब्द। इसका मतलब उद्दीपन की शिफ्टिंग से भी वो कार्य अनुक्रिया वो ही रही जो पहले हो रही थी। ऐसा इस लॉ में समझाया गया। यह एक गौण नियम है, यानी सहचार्य परिवर्तन का नियम। आपने उद्दीपन को परिवर्तित कर दिया और उनके बीच में एक रिलेशन स्थापित हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये कहानी मैंने यहां पर लिख दी है, आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हो। तो सहचार्य का मतलब भी आपको अब समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन या आत्मीकरण का नियम। यह भी एक गौण नियम है। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या उपस्थित होती है तो वह उससे पूर्व उसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए गए पत्रों यानी प्रयत्नों का स्मरण करता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक समस्या आई, तो मुझे लगता है कि यह समस्या मेरे पास पहले भी इससे रिलेटेड कोई समस्या आ चुकी है, तो मैं उसे निकालूंगा दिमाग में से, चल भाई निकल जा, और उससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लेके नई सीख बना लूंगा। उससे कुछ ना कुछ चीज इंपॉर्टेंट लेके एक नई सीख बना लूंगा और ये बोलूंगा कि हाँ ये मेरा अधिगम हो गया। इसे ही बोलते हैं आत्मीकरण का नियम। यानी पुराने नियमों को तुरंत दिमाग से निकाल लो और उससे उसे एसोसिएटेड कर दो, उससे उसे लिंक कर दो, उससे तुलना करता है, तदनुसार अनुक्रिया करता है। तो अब वो देखता है पुरानी चीजों में मैंने कैसे अनुक्रिया करी थी, उसी के हिसाब से वो नई अनुक्रिया कर लेता है। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। दोस्तों जब कोई एक्टिविटी या कोई भी समस्या बहुत बड़ी होती है तो हमने, आप सब जानते हो, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करते हो। यानी पहले एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी उठा लेते हो, उसे कर लेते हो, फिर दूसरी एक्टिविटी उठाते हो, उसे कर लेते हो, फिर तीसरी एक्टिविटी उठाते हो, उसे कर लेते हो। यानी आप लगातार बड़ी समस्या को एक साथ प्रयत्न नहीं करते सॉल्व करने का, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। यही गौण नियम इसका हमें समझाता है कि आंशिक क्रिया का नियम। आप जो अनुक्रिया कर रहे हो वो आंशिक रूप में करो, एक साथ पूरा ना करने की कोशिश करो। इस नियम में मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि समस्या को भागों में विभक्त कर एक एक भाग का समाधान खोजा जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहे होंगे बड़े आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितने ही टफ हो, ये आपके दिमाग में अब बैठते जा रहे होंगे। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वही मेरा मन, मनोवृत्ति तो वही है, मन तो हो। उपरोक्त नियम में थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है, यानी इसको ऐसे समझो कि मैंने आपको सिखाना है कुछ, यदि मेरा प्रोसेस जटिल है, यदि मेरा सिखाने का प्रोसेस जटिल है तो आप सीखने में या तो देरी करोगे या थोड़े से नीरस हो जाओगे मेरे उस प्रोसेस को देख के, तो अधिगम आपका है तो लेट होगा या होगा ही नहीं। और यदि मेरा तरीका बहुत चटक है, एकदम बेहतरीन तरीका है, तो आप क्या करोगे, बड़ी जल्दी से सीख जाओगे। तो सिखाने वाला और सीखने का जो तरीका होता है वो आसान होना चाहिए, ठीक है, वो नीरस नहीं होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए। तो मनोवृत्ति यही है, मनोवृत्ति का नियम, यानी जो तरीके हैं वो अच्छे हों, जो तरीके हैं वो अच्छे हों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं 3 वो 5 ये 8 ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनके क्वेश्चन जब हम अगली वीडियो बनाएंगे आपके लिए 50 बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, सारे टेट के आए हुए, उनमें से बाहर से क्वेश्चन आएगा तो भी आप इस कंटेंट से कर दोगे और उनमें से रिपीट होता है तो बड़े आराम से कर दोगे। तो क्वेश्चन अब आपसे कहीं अलग नहीं होने वाला है, ये कंफर्म बात मानो। आगे देखते हैं, थ्योरी इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियर। कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, लर्निंग। कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, लर्निंग, अधिगम वाली थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, तो हम अधिगम की ही बात करेंगे बस। तो अधिगम की थ्योरी इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियरिज्म। पहले मैं बिहेवियर वाली थ्योरी पढ़ा देता हूं आपको सारी, पेवलोव ने क्या कहा, थॉर्नडाइक ने क्या कहा, स्किनर ने क्या कहा, बंडूरा ने क्या कहा, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं और आपको भी समझ में आ जाएगा कि बिहेवियरिज्म वालों ने क्या बात करी थी। अभी पिछली क्लास में ही जाके देख लो, मैंने आपको बिहेवियरिज्म के बारे में सारा बता रखा है, व्यवहारवाद के बारे में सारा बता रखा है। फटाफट उस क्लास पे जाओ, व्यवहारवाद पढ़ो, यहां आओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलिए देखते हैं आगे। थॉर्नडाइक की स्टिमुलस, स्टिमुलस तो आप जानते हो, उद्दीपन, उद्दीपक या उद्दीपन, और उस पे किए जाने वाला रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन होगा, उस पर आप रेस्पॉन्स करोगे। बार बार ये शब्द बोल रहा हूं तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट शब्द है ये। चलिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा, थॉर्नडाइक ने अधिगम की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए बहुत सारे टेस्ट करे, कुत्ते, बिल्ली, बंदर सब लिए,
और उन पे टेस्ट करे। लेकिन इसका एक टेस्ट बहुत फेमस है, वो है पजल बॉक्स, बिल्ली पे किया गया। तो आप ये पजल बॉक्स वर्ड याद रखेंगे और कैट याद रखेंगे। कैट माने बिल्ली, कैट माने बिल्ली, पजल बॉक्स कैट माने बिल्ली, ये आपको याद रखना है। ये बहुत फेमस है थॉर्नडाइक का, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। अब देखते हैं, ये रही हमारी प्यारी बिल्ली, ठीक है, और ये रहा पजल बॉक्स। अब इसमें हुआ क्या, थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली, भूखी बिल्ली लेके आया और इस पजल बॉक्स में बंद कर दिया, और यहां बाहर उसने एक मछली या कुछ खाना रख दिया। अब बिल्ली भूखी थी, ये जो मछली थी, ये मान लो मछली थी या जो भी था, ये जो मछली थी ये क्या बन गई, स्टिमुलस बन गई। स्टिमुलस का मतलब ये क्या बन गई, उद्दीपन बन गई, ठीक है। अब ये जब उद्दीपक बन गई तो ये बन गई उद्दीपक। अब बिल्ली इसको पाने के लिए अनुक्रिया करेगी, बिल्ली इसको पाने के लिए क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी। अब अनुक्रिया का मतलब क्या हो गया, हाथ पैर मारेगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर बंद है। क्या करेगी, हाथ पैर मारेगी, क्योंकि पजल बॉक्स में वो बंद है। तो बिल्ली हाथ पैर मारना शुरू करती है। उसने एक लीवर लगा रखा है, बस एक ही लीवर है, यदि पैर उस पर पड़ गया तो गेट खुल जाएगा, नहीं पड़ा तो गेट नहीं खुलेगा। तो बिल्ली ने पहले पूरे बॉक्स पे हाथ पैर मारे, और बहुत ही देर बाद, काफी प्रयत्नों के बाद, इस दीवार पे मारा, उस दीवार पे मारा, काफी प्रयत्नों बाद उसका पैर इस लीवर पे पड़ा, ये बॉक्स खुला, बिल्ली बाहर आई, खाना खा के संतुष्ट हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जब बिल्ली को भूख लगी, उनने फिर बंद कर दिया। फिर बिल्ली ने वही काम किया, लेकिन बिल्ली ने अब की बार पिछली बार से कम समय लिया। उसको एक तरह से आभास हो गया कि यहां पर लीवर है, तो उसने कम समय लिया। यह प्रक्रिया वो बार बार रिपीट करता रहा। कुछ समय बाद थॉर्नडाइक ने देखा कि जैसे ही वो भूखी बिल्ली को बंद करता था, बिल्ली लीवर पे पैर मारती थी और बाहर निकल आती थी। यानी उसके व्यवहार में उद्दीपक और अनुक्रिया द्वारा एक व्यवहार में अधिगम हो चुका था कि मुझे ये लीवर दबा के बाहर निकल जाना है। सीखा उसने लेट, लेकिन वो सीख गई। अब भूखी बिल्ली बंद करी, उनने लीवर दबाया, बाहर आया, खाना खाया, मजे ले रही है। इसका मतलब बिल्ली सीख गई। तो यह उसने बताया हमें कि हम उद्दीपक और उस पर की गई अनुक्रिया से किस प्रकार सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी आपको बड़े आराम से कि कैसे वो बाहर निकली, कैसे उसने खाना खाना, और कैसे वो एक्सपर्ट बन गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया कि थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। उसने इस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाले, और उन निष्कर्ष को अब हम अपनी बच्चों की एजुकेशन में अधिगम में लगाएंगे। यही निष्कर्ष है, वरना बिल्ली ने खाना खाया, सो गई, हमें क्या मतलब था उससे। उसको व्यवहारवादियों ने अपने बच्चों के अधिगम में लगाया, जिससे कि बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सके। तो देखिए कितना बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट रहे होंगे वो, जिन्होंने जानवरों पे टेस्ट किए और फिर उनका इंसानों पे उसको अमल किया। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या था, देखिए उद्दीपक कौन था। यहां पर आप बड़े आराम से बता सकते हो कि भाई उद्दीपक कौन था, वो थी मछली। ये मछली जो थी वो उद्दीपक था। पहले पॉइंट क्लियर हो गया। अधिगम के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है, उद्देश्य। सबसे पहले बिल्ली उसको प्राप्त करना उद्देश्य है या नहीं। अब बिल्ली का पेट भरा हुआ है, बिल्ली का उद्देश्य ही नहीं है उसको प्राप्त करना, तो जब उद्देश्य होगा ही नहीं तो हाथ पैर नहीं मारेगी। आप इस चीज को याद रखना, यदि बिल्ली का उद्देश्य उस मछली को पकड़ना नहीं है तो वो हाथ पैर नहीं मारेगी, अनुक्रिया नहीं करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति। उद्देश्य होना जरूरी है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद निश्चय ही उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरक, ठीक है। अब जब मेरे पास उद्देश्य है तो मुझे कोई प्रेरणा तो दे, हाँ भाई चल चल चल, तो प्रेरक होना चाहिए, यानी ड्राइव। ड्राइव थी उसकी भूख। ड्राइव कौन थी उसकी, भूख। क्यों, उद्देश्य था मछली पकड़नी है, और उस ड्राइव कौन सी होगी कि भाई भूख लग रही है। तो देखिए ऊपर के प्रयोग में भूख, उसका मोटिव भी यही था कि मुझे मछली खानी है क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख। बात समझ में आती जा रही होगी आपके। अब इसके अतिरिक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया, स्टिमुलस तो मिल गया, रेस्पॉन्स हाथ पैर मारना,
रेस्पॉन्स क्या था भाई? हाथ पैर मारना, लीवर तक पहुंचना। जैसा कि बिल्ली ने पिंजरे के बाहर आने का प्रयत्न किया, उसने हाथ पैर मारे ताकि वो पिंजरे के बाहर आ सके, तो वो इसकी अनुक्रिया थी। तो उद्दीपन, 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 उद्देश्य, उद्देश्य के बाद अनुक्रिया। तो ये उद्दीपन और अनुक्रिया कब होगी? जब कोई उद्देश्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद सामान्य रूप से वे अनुक्रियाएं जो उद्देश्य प्राप्ति में सहायता होती हैं, उन्हें सीखने वाला अपनाता चलता है। यानी अगर मान लीजिए मेरा उद्देश्य प्राप्त हो रहा है किसी अनुक्रिया से, तो बिल्ली ने कौन सी वाली बात अपनाई होगी? वो लीवर दबाने वाली, कि इस दीवार के पास लीवर है। पहले उन्हें चारों दीवारों में से एक दीवार सिलेक्ट करी होगी। कैसे सोचा होगा? सोचो बिल्ली के बारे में, वो चारों तरफ पंजे मार रही है लेकिन इस दीवार के पास, तो अब उसे ये तो पता चल गया इन 3 दीवारों पे तो लीवर नहीं है, इस पे है। फिर उसने इस दीवार पे पंजे मारे होंगे, फिर उस आइडिया होगा अच्छा लीवर आधी दूरी पे ऊपर नहीं है, फिर उसने एक जगह पे मारे होंगे, तो धीरे 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 उस बिल्ली को आइडिया लगा होगा। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सामान्य अनुक्रिया उद्देश्य प्राप्ति सहायता के लिए उन्हें सीखने वाला अपनाता हुआ चलता है। तो दोस्तों इस बात समझ में आ गई होगी आपको बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस रेस्पॉन्स, SR थ्योरी भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, RS थ्योरी भी है, आगे बताऊंगा। लेकिन ये क्या है? पहले आता है स्टिमुलस उद्दीपन, फिर आती है अनुक्रिया, इसलिए बोलते हैं इसको उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कमियों की। भाई थ्योरी है तो कमी भी होंगी। कमी क्या है? देखिए समय अधिक लगता है। बिल्ली ने बहुत मेहनत करी, चारों दीवार छांटी, एक छांटी, इतनी मेहनत करने के बाद वो आई, तो समय तो अधिक लगेगा ही लगेगा दोस्तों। उसके बाद क्या है? जब मनुष्य अपनी सूझबूझ से भी तो सीख सकता है। यहां पर क्या हो रहा है? एनवायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करके सीख रहा है, ऐसा व्यवहारवादी बोलते हैं। जबकि संज्ञानात्मक क्या बोलते हैं? अरे भैया मनुष्य सोच समझ के भी तो सीख सकता है। तुमने तो किया बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट, मनुष्य के सामने मछली रखते शायद वो लीवर ढूंढ लेता। तो ये एक इसकी कमी रही होगी, क्योंकि मनुष्य क्या है? अपनी सूझ द्वारा भी सीख सकता है। और यहां पर क्या हुआ? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत प्रयत्न भूल द्वारा बताता है। यानी ये सिद्धांत हमें बताता है हम प्रयत्न कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, सूझ तो कहीं लगा ही नहीं रहे, सूझ नहीं लगी यहां पर कहीं भी। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा ये कमी है इस चीज की। तीसरा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन, ये जो सिद्धांत हमारे लिए, इसने हमें तो क्या माना? मशीन, एक जैविक बायो मशीन मान लिया मुझे, और अधिगम को माना एक मैकेनिकल फॉर्मूला, ठीक है। मुझे माना एक मशीन और अधिगम को माना एक मैकेनिकल प्रोसेस या फार्मूला। तो एक तरह से हमें मशीन मान लिया गया, बच्चे को भी मशीन मान लिया गया, जबकि हम मशीन नहीं है, बच्चा मशीन नहीं है, मैकेनिकल तरीके से नहीं सीखेगा वो। तो ये उसकी कहीं ना कहीं एक कमी रही, ठीक है। जबकि मनुष्य क्या है? अधिगम, बुद्धि, चिंतन, तर्क और विवेक का बड़ा हाथ होता है। हम कोई मशीनरी मैकेनिकल फार्मूले से नहीं सीखेंगे, हम चिंतन से सीखेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखेंगे, हम बुद्धि से सीखेंगे। ये सारी चीजें तो व्यवहारवाद मानता ही नहीं, वो तो अनुक्रिया को मानता है बस। समझ में आई बात? फिर उसके बाद क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अधिगम के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है। यानी इस वाली थ्योरी में उद्दीपक मछली जैसे आपने रखी, यानी कुछ ना कुछ उत्तेजना बच्चे को देनी पड़ेगी आपको, तभी वो कार्य करेगा, अनुक्रिया करेगा। जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करता है। तो देखिए छोटा बच्चा जब सीख रहा होता है, आपने ध्यान दिया हो, तो हम तो उसे कोई लालच नहीं देते, वो तब भी बा 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 सीख जाता है, हमें देख के इमिटेट करके सीखता है, अपने चिंतन से सीखता है, अपनी बुद्धि से सीखता है। तो इसमें दोस्तों एक सिंपल सी बात है, जब मनुष्य सीख रहा होता है तो व्यवहारवाद के कारण भी सीखता है, संज्ञानात्मकवाद के कारण भी, गेस्टाल्टवाद, यानी सारी थ्योरियां लगती है सिखाने में, तो एक ही थ्योरी से नहीं सीखता। तो ये इसकी कमी है कि क्या होता है दोस्तों, कि ये बिना उद्दीपक के भी मनुष्य सीख सकता है, लेकिन ये थ्योरी कहती है उद्दीपक का होना जरूरी है। और एक सबसे बड़ी कमी तो इनमें है, पशुओं में प्रयोग किया गया और इंसानों पे लाद दिया गया। पशुओं पे प्रयोग किया गया और इंसानों पे लागू कर दिया गया।
यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। तो ये लागू ही नहीं होता, हम पे जबरदस्ती थोप दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं, चलिए। अब देखिए इसका यूटिलाइजेशन, इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता यह है कि विद्यार्थियों को स्वयं के प्रयत्न से अधिगम के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है ना, स्वयं से करेगा विद्यार्थी, और होता भी यही है। हमने उसको उद्दीपन दे दिया और उद्दीपन देने के बाद अब वो स्वयं उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। जैसा मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था, बच्चे के सामने बेड के नीचे टॉफी रख दी, उद्दीपन दे दिया और बच्चे को अनुक्रिया के लिए छोड़ दिया। अब वह स्वयं से अनुक्रिया करने के बाद वो टॉफी प्राप्त करेगा। अब वो किस प्रकार करता है, वो बच्चे को एक लर्निंग हो जाएगी। अगर उसने प्राप्त कर ली, नहीं करी तो उसे पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस से प्राप्त नहीं होती। तो यह है विद्यार्थियों को स्वयं प्रयत्न अधिगम के अवसर प्रदान करने चाहिए। स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान कौशल अधिक स्थायी होता है। यदि मैं उतारना सिखाऊंगा कि देखो बेटे ऐसे उतरते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, वो फिर इतना स्थायी नहीं रहेगा। वो खुद मेहनत कर रहा है, एक दो बार उतरेगा, खुद से सीख जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रयत्न कर अत्यधिक बल देता है, यानी प्रयत्न करने पर अत्यधिक बल देता है, और इस बात पर बल देता है कि छात्रों द्वारा सही अनुक्रिया करने पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। भाई उनकी प्रशंसा करो ना, नेगेटिव मत बोलो। जब उन्होंने सही उद्दीपन कर लिया तो आप उनकी प्रशंसा कर दीजिए और प्रोत्साहित करते रहिए। इस विधि का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लिख लेना, इस विधि का प्रयोग मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा में बड़ा उपयोगी है। क्योंकि ये क्या है, अंत्यक्रिया करता है, बिहेवियर में चेंज लाता है, और मंद बुद्धि बच्चों के बिहेवियर में ही तो हमें चेंज लाना है, ताकि वो परमानेंटली उनके बिहेवियर में आ जाए। तो वहां से ये चीजें उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होती हैं और इसके द्वारा वो सीखते हैं। तो दोस्तों ये आपको जो एसआर थ्योरी है समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, थॉर्नडाइक का। और इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं, यानी ट्राई करता है बच्चा, एरर करता है, उससे सीखता है। अब दूसरी थ्योरी आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलोव ने दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी अभी भी वही सब चीजें होंगी, देखते हैं, लेकिन इसमें बच्चा कैसे सीखेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग, अब की बार कुछ कंडीशनिंग्स होंगी सीखने के लिए, कुछ कंडीशनिंग करी जाएगी, वो देखते हैं बच्चा कैसे सीखेगा। दोस्तों ये रहे पेवलोव महाराज और ये रहा उनका कुत्ता, ठीक है। इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं, कुत्ते को कैसे कैसे किया गया वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पेवलोव ने एक कुत्ता लिया और उसकी जो लार ग्रंथि थी उसमें एक ट्यूब लगा दी, लार ग्रंथि में एक ट्यूब लगा के लार इकट्ठी करी। तो उसको पहले तो उसने एक बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स में बंद करने के बाद उसके लार ग्रंथि में एक नली लगा दी और उस नली को जोड़ दिया एक बॉक्स से कि अगर लार निकले टपके तो उस बॉक्स में चली जाए। अब उसने क्या करा दोस्तों, वह कुत्ते को खाना दिखाता था, खाना दिखाता था तो कुत्ते की लार निकलती थी, लार निकलने के बाद लार जमा हो जाती थी, तो उसको पता चल जाता था खाना दिखाने पे लार निकल रही है। वो खाना दिखाता रहा, लार निकलती रही, एक स्वाभाविक सी बात थी, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। खाना दिखाओगे तो लार टपकेगी। हम भी अगर कोई बढ़िया सी चीज देख ले, थोड़ा मुंह में पानी आ जाता है तो बेचारा कुत्ता है उसके तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। जब ये काम होता रहा, उसने थोड़े समय बाद खाना दिखाने के साथ घंटी बजानी शुरू कर दी। जब यह कार्य होता रहा तो उसने खाना दिखाने के साथ घंटी बजानी शुरू कर दी। खाना देख के तो लार अब भी टपक रही थी, लेकिन एक घंटी का उद्दीपन उसने और जोड़ दिया, यानी सहचार्य वाला। तो अब क्या हुआ, खाना दिखाता था, घंटी बजाता था, उसकी लार टपकती रही। थोड़े समय बाद सहचार्य बन गया दोनों उद्दीपनों में कि घंटी भी उसके दिमाग में आ गई कि घंटी बजने पे भी यानी लार टपक रही है। अब उसने धीरे से वो खाना तो हटा लिया और केवल घंटी बजाने लगा, तो उसकी लार अब भी टपक रही थी। तो यहां से क्या नियम आया, उसने ये देखा
कि किसी के भी बिहेवियर में चेंज लाना हो तो आप इस तरीके से ला सकते हो कि उसने बाद में जो ओरिजिनल जो स्वाभाविक उद्दीपन था वो तो हटा लिया और जो स्वाभाविक नहीं था उसे ले आए और लार अब भी टपकती रही। तो यह पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसने क्या किया। तो देखिए इसमें 2-3 वर्ड हैं जो आपको मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूं, आपको वो थोड़े से याद करने हैं। किसी भी स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको मैं यूएस से बोलूंगा। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब हो गया यूएस, यानी कोई कंडीशन नहीं थी, अनकंडीशन, नेचुरल है ये, अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो इस पे स्वाभाविक अनुक्रिया होनी चाहिए थी। यानी यहां पर बताइए स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, यहां पर स्वाभाविक उद्दीपक था भोजन। क्या था दोस्तों? भोजन। तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था और उस पर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई लार का टपकना, लार टपकना। तो ये तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि यूएस तो है भोजन और यूआर क्या है? लार का टपकना। भोजन को देख के लार टपकेगी ही, ये स्वाभाविक है। तो पहली चीज आपको क्लियर होगी, भोजन को देख के लार टपकेगी, ये स्वाभाविक है। अब बात करते हैं, ठीक है, ऊपर के प्रयोग में भोजन यूएस के प्रति लार टपकना घटना देखने को मिलती है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक, अब अस्वाभाविक उद्दीपक का मतलब है कंडीशनड स्टिमुलस, इसको मैं बोलूंगा CS, कंडीशनड स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक। यहां पर क्या था? घंटी बजाना। यहां पर क्या था? घंटी बजाना, घंटी बजाना। तो यहां पर जो अस्वाभाविक चीज थी वो थी घंटी बजाना, इसको बोलेंगे कंडीशनड स्टिमुलस। यहां पर घंटी बजाना। और स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? लार टपकना को एक साथ प्रस्तुत करने से स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। तो देखिए यहां पर दोनों चीजें एक साथ प्रस्तुत करी गई दोस्तों। इस लाइन को बहुत ध्यान से एक बार और समझ लीजिए। यहां पर मेरे पास यू अनकंडीशन स्टिमुलस भी है, यूएस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहां पर भोजन भी है, तो भोजन भी है मेरे पास, यानी, और मेरे पास CS भी है, मेरे पास अब की बार घंटी भी है, दोनों एक साथ है। और दोनों एक साथ के साथ क्या हो रहा है? मेरे पास लार टपक रही है, लार टपक रही है, यानी UR हो रहा है, अनुक्रिया अब भी हो रही है। तो पहले वाले में क्या हो रहा था दोस्तों? पहले वाले में केवल US था और UR था। अब की बार क्या जोड़ दिया? US के साथ घंटी भी जोड़ दी और लार टपक रही है। तो पहले खाना देख के जो लार टपक रही थी, अब खाना प्लस घंटी, खाना देख के घंटी सुन के लार टपक रही है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो कि घंटी है, को अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन का मतलब अब मैं अपनी मर्जी से लार टपकवाऊंगा। कंडीशनड स्टिमुलस अब भी वही है, लेकिन अब मेरी मर्जी से टपकेगी। देखिए कैसे। तो ये हो गया, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि यूएस क्या होता है, यूआर क्या होता है, CS क्या होता है। तो यूएस प्लस CS मतलब लार टपकना, उसको बोलेंगे हम अनकंडीशन रेस्पॉन्स। तो यहां से आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू होंगी। इंग्लिश के वर्ड है इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या चीज हो रही है, लेकिन आ जाएगा आराम से, ठीक। तो ये वही कहानी है जो मैंने आपको बताई। अब आप आगे देखिए, ये भी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ये आप यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको समझा देता हूं इस वाले माध्यम से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले खाना, भोजन, ये जो भोजन था ये अनकंडीशन था, स्वाभाविक था, अनकंडीशन था और स्टिमुलस था, यानी ये स्वाभाविक उद्दीपक था, उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक था।
तो जब स्वाभाविक उद्दीपक हो रहा था तो स्वाभाविक ही चीज होती क्या, लार टपकना। यह स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुक्रिया, ठीक है। इसको ये यूसीएस और यूसीआर से बोल रहा है, इससे ही आप कंफ्यूज हो रहे हो, यूसीएस और यूसीआर से इसको बोल रहा है, ठीक दोस्तों। अब घंटी आ गई। घंटी जो है वो अस्वाभाविक है, घंटी जो है वो अस्वाभाविक है, अलग है, अस्वाभाविक, ठीक है। तो इसको हम कंडीशनड रेस्पॉन्स बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे, कंडीशन, क्योंकि अस्वाभाविक है। अब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। देखिए कैसे, हम स्वाभाविक उद्दीपक भी दे रहे हैं उसको, स्वाभाविक उद्दीपक भी प्लस अस्वाभाविक उद्दीपक भी दे रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक समझ में आ गया, भोजन भी दिखा रहे हैं, घंटी भी बजा रहे हैं। यहां से क्या हुआ, अभी भी वही स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुक्रिया हो रही है, वो खाना देख के, यानी यूसीआर अभी भी हो रहा है। अब देखिए हमने क्या करा, स्वाभाविक को हटा दिया, हमने स्वाभाविक हटा दिया, केवल घंटी बजाई। तो जब अब क्या रह गया, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक रह गया। तो हमारी अब जो लार टपकी वो स्वाभाविक नहीं थी, हमने टपकवाई है, वो लार हमने टपकवाई है, तो वो भी क्या हो गई, अस्वाभाविक हो गई। तो मुझे यहां से आपने क्या सीखा, यदि मुझे कोई भी स्वाभाविक चीज जब अपने टाइम पे करवानी है, यानी बच्चे के व्यवहार को चेंज करना है, तो मुझे एक कंडीशनड स्टिमुलस लगाना पड़ेगा, जैसे कि घंटी टाइप चीज, कुछ भी लगाओ। तो ये व्यवहार में अच्छी चीजें सिखाने में बहुत काम आता है। यदि बच्चे को अच्छी चीज सिखानी है तो स्वाभाविक के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक और लगा दो, फिर क्या हटा दो, स्वाभाविक वाला हटा दो, तो अस्वाभाविक से ही काम चल जाएगा। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं हटा सकते, वापस से वो चीजें रिपीट हो जाएंगी वरना, ठीक है। जो गंदी आदत को हटाना है, अच्छी आदत को डालना है, तो आप ज्यादा समय के लिए नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ज्यादा समय तक ये घंटी सुन के लार नहीं टपकाएगा, ये समझ जाएगा मेरा बेवकूफ बना रखा है इन्होंने, घंटी तो बजाते हैं खाना नहीं दे रहे, तो ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी ऐसी चीजें। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल क्लियर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितने नाम हैं, ये नाम क्वेश्चन आते हैं, सब एक एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला नाम, ये पहला नाम क्या है, कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, यानी कंडीशन का मतलब अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो पहला नाम तो ये हो गया पेवलोव का, ये पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी, नाम चेंज कर करके पूछता है वो। दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। और तीसरा क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। तो ये तीनों में आपने ध्यान दिया तो कंडीशन, कंडीशनिंग, कंडीशन, ठीक है। तो जहां कंडीशनिंग वर्ड आए वहां पर आप पेवलोव लिख सकते हो, लेकिन ध्यान से सुन लो, जहां पर कंडीशनड वर्ड आए आप पेवलोव लिख सकते हो, लेकिन ध्यान से सुन लो, ऑपरेंट हो तब नहीं लिखना। यदि ऑपरेंट लिखा आ गया तब मत लिखियाना, तब स्किनर का है। ये बात आप ध्यान रख लो, कंडीशनड में आएगा तो आप पेवलोव लिख सकते हो, लेकिन वर्ड याद रखना ऑपरेंट, ऑपरेंट वाला स्किनर का है। आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत की सीमाएं, ठीक है, वही सीमाएं हैं, आपको पता है बिहेवियरिज्म थ्योरी है, तो बिहेवियरिज्म की कुछ रिपीटेड सीमाएं हैं, वही है। यह सिद्धांत मनुष्य को सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो दिमाग से, चिंतन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी सीख सकते हैं।
इस सिद्धांत में अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता। मैंने बताया ना, घंटी बजानी बंद कर दोगे तो थोड़े दिन बाद, या घंटी बजाते रहोगे, खाना नहीं दिखाओगे, तो थोड़े दिन बाद उसे एहसास हो जाएगा कि मालिक ने बेवकूफ़ बना दिया, घंटी घंटी बजाया जा रहा है, लार टपकवाया जा रहा है, खाना दे नहीं रहा, तो वापस से वो उसमें पुरानी आदतें आ जाएंगी, तो इससे स्थायी नहीं होता। इस सिद्धांत की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती है। तो ये विशेष परिस्थितियों के लिए, जब हमें कोई गंदी आदत हटानी हो तो हम ये विशेष परिस्थितियों में ये चीज़ें लगा सकते हैं बच्चों के लिए। पावलोव ने इस सिद्धांत में मनुष्य को वही एक जैविक मशीन माना और एक मैकेनिकल प्रोसेस माना सिखाना। तो ये नहीं चलता, क्योंकि मनुष्य का ब्रेन एकदम अलग है, वो चिंतन भी करता है, वो स्मृति भी करता है, विस्मृति भी करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है, तो उसको एक मैकेनिकल मशीन मान के सिखाना सही नहीं है, तो मैकेनिकल प्रोसेस ना माना जाए। पावलोव ने यह सिद्धांत पशुओं पर, फिर वही पशुओं पर प्रयोग करा, लागू इंसान पे कर दिया, तो पूर्ण रूप से तो ये सही हो ही नहीं सकता हमारे लिए, तो वही बात यहाँ पर भी आएगी। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उपयोगिता भी देख लेते हैं कहाँ पर होती है। बालकों का शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा समाजीकरण, मैंने बताया ना, अच्छी आदत सिखाना। सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी क्वेश्चन आए अच्छी आदत किसके द्वारा सिखाई जाती है, तो आप कह दो शास्त्रीय अनुबंधन या कंडीशन थ्योरी द्वारा, पावलोव ने जो दी उसके द्वारा हम सिखा सकते हैं। इस सिद्धांत में ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिनमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, क्योंकि ये बिहेवियर वाले हैं, ये बुद्धि, चिंतन, तर्क वाली बातें नहीं करते, ये बिहेवियर से सिखाना पसंद करते हैं। तो जहाँ पर ऐसी बात हो, जैसे कि शिशुओं को अक्षर पढ़ाना, वहाँ ज़्यादा बुद्धि नहीं चलानी, ना कोई तर्क देने, तो बस आप उसको बिहेवियर के थ्रू सिखा सकते हो। दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों को बुरी आदतों को अच्छी आदतों में परिवर्तित हम कर सकते हैं। तो आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने दी थी सक्रिय, मैंने बताया ना कंडीशनिंग सारी जगह आप लगा सकते हो, पावलोव ने दी, केवल एक ये सक्रिय ऑपरेंट, ये वाली थ्योरी स्किनर ने दी थी। तो आप ये वर्ड जरूर देख लेना, सक्रिय आया कंडीशन के साथ तो स्किनर, नहीं तो पावलोव लगा सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे जब आप देख लेना। हाँ जी, ये स्किनर महाराज हैं, ठीक है, और ये इनका चूहा, ये इनका चूहा। अब देखिए स्किनर की और पावलोव, या जो इससे पहले हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी, उनमें थोड़ा सा अंतर है। स्किनर क्या कहता है, स्किनर ये कहता है कि उद्दीपन पहले मत दो, पहले मत दो। उसने कभी भी उद्दीपन नहीं दिया, वो कहता है बिना उद्दीपन के भी सीखते हैं बच्चे, या जो भी वो सिखाना चाहता है। जैसे थॉर्नडाइक ने पहले क्या दिया, पहले मछली दिखा दी, ऐसी पावलोव ने क्या करा, खाना दिखा दिया। इन्होंने पहले नहीं करा, इन्होंने अनुक्रिया करके उसका रीइंफोर्समेंट करा उसे, यानी फिर बाद में खाना दिया। तो कहता है क्रिया करने से भी बच्चा सीख जाता है, और क्रिया किसी उद्दीपन के कारण नहीं करता। ऐसी बात इसने बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। पहले वाले दोनों कहानियों में कुछ ना कुछ मोटिवेशन पहले से मौजूद था। उसने क्या कहा, उद्दीपन, उद्दीपन स्टिमुलस पहले से थी, इसने ऐसा नहीं कहा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखिएगा। इसने ये चूहा लिया, इस चूहे को पकड़ा और इसने यहां पर एक बटन लगा दिया। अब जब चूहा ने हाथ पैर मारने शुरू करे, अब उसे भूख थी नहीं थी, लेकिन उसने हाथ पैर मारने शुरू करे। जब उसने हाथ पैर मारने शुरू करे तो उसका उस बटन पे पैर पड़ा, खाना आ गया, जो कि उसे नहीं दिख रहा था, खाना उसमें से लुढ़क के आ गया, उसने खा लिया। थोड़ी देर पश्चात जब उसे भूख सी लगी, उन्होंने फिर क्रिया करनी शुरू कर दी। उसे नहीं पता कि खाना आपकी बार आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसने फिर क्रिया करनी शुरू करी, फिर उसका उस पर पैर पड़ा, हाथ पड़ा या पैर पड़ा, फिर खाना आ गया। धीरे 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 करके चूहे को ये समझ में आ गया, ये लीवर दबाना है, खाना आ जाएगा, ये लीवर दबाना है, खाना आ जाएगा। जब भी उसे भूख लगती वो लीवर दबाता, खाना आ जाता। तो यहां से भी सीख लिया। अब यहां पर क्या अंतर था बताइए, यहां पर खाना दिखाया नहीं गया, यहां पर खाना दिखाया नहीं गया। ये बात आप समझ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये आप स्किनर ने बोला हमें।
तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और करा स्किनर ने कबूतरों के साथ। कबूतर को भी सेम पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद करके उसने उस पर ऊपर एक होल कर दिया, वहां पर एक की लगा दी, उसे दबाते तो खाना फिर आता था। इसी प्रकार से उसने कबूतर पे भी करा। तो देखिए यहां से आपको समझ में आता है, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने किस पे करा बताइए? थॉर्नडाइक का कौन था? बिल्ली। थॉर्नडाइक का कौन था? बिल्ली। फिर उसके बाद पेवलोव का कौन आया? कुत्ता। और स्किनर का कौन था? चूहा और कबूतर। इसका था चूहा और कबूतर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि कौन से जानवर पे किसने कराया एक्सपेरिमेंट, तो याद रखिएगा। ये जो हमारे स्किनर थे तो इतने तगड़े आदमी थे, वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने जो कबूतर था उससे मिसाइल से गाइड करवाया मिसाइल को और निशाने लगवाए लोगों पे। यानी कबूतर को कन्वर्ट कर दिया मिसाइल के जीपीएस सिस्टम में एक तरह से। ये खिड़की में से यानी मिसाइल के साथ जाते थे और टारगेट इनकी चोंच से ऐसे गाइड बना रहता था, ये जिधर देखते थे टारगेट उधर ही हो जाता था। तो वर्ल्ड वार 2 में इनका प्रयोग किया गया और बहुत सटीक निशाना इनके द्वारा लगाया गया। तो आप देख लीजिए स्किनर ने कितना ज्यादा कार्य किया कबूतरों के ऊपर। इन प्रयोगों में से स्किनर ने कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष सब निकाल रहे हैं, हम भी इसके में निकाल लेते हैं। स्किनर के अनुसार क्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक दोनों में क्या था? उद्दीपक का होना आवश्यक था। अब की बार उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता, जैसे कि थॉर्नडाइक एवं पेवलोव ने समझा था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछी जा सकती है, लिख लो। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले पुनर्बलन प्राप्त होता है। यानी इस लाइन का महत्व समझो आप, कितना महत्व है। यानी मैंने क्रिया करी, मुझे उद्दीपन नहीं पता, ना तो मेरे चूहे को ना मेरे कबूतर को ये नहीं दिख रहा कि खाना है, वो तो बस क्रिया करी उसने। क्रिया करने के बाद उसे पुनर्बलन यानी इनाम के रूप में खाना मिला, इनाम के रूप में भोजन प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई? पिछले बार वाले में भोजन देख के अनुक्रिया करी जाती है, इस बार क्रिया करी गई और फिर उसके बाद उसे उद्दीपन, यानी उद्दीपन नहीं बोलेंगे उसको, इनाम पुनर्बलन प्राप्त हुआ। दोस्तों समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अधिगम में पुनर्बलन से क्रिया तीव्र होती है। यदि मैं अगली बार खाना ना डालूं, भाई मान लो चूहे ने लीवर दबाया, एक बार खाना आ गया, दूसरी बार दबाया खाना आ गया, फिर अगर मैं खाना डालना बंद कर दूं तो चूहा उस लीवर को दबाना बंद कर देगा, क्रिया करना बंद कर देगा। तो एक बार जब आपने पुनर्बलन दे दिया, उसको इनाम दे दिया, तो प्रोत्साहित करने के लिए फिर इनाम उसको देते रहो। बीच में एक आधी बार चलो आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसको टाइमली इनाम देते रहो। ऐसा स्किनर की इस चीज ने बोला। दोस्तों देखिए, प्राणी की क्रियाओं को स्किनर महोदय ने 2 वर्गों में बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं। 2 विभाजित किया। प्रथम है निष्कर्षित एलिसिटेड रेस्पॉन्स, यानी इसमें क्या होता है, इसमें पहले उद्दीपन को देखता है आदमी और फिर अनुक्रिया करता है, जैसा कि किसने करा? पेवलोव के कुत्ते ने और थॉर्नडाइक की बिल्ली ने। पहले चीजें देखी उद्दीपन और फिर रेस्पॉन्स करा। द्वितीय है उत्सर्जित अनुक्रिया, एमिटेड रेस्पॉन्स। दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले क्रिया करता है और फिर पुनर्बलन के तौर पे उसे इनाम मिल जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया होगा। पहले में क्या है, सामने उद्दीपन रखा होता है, उसके लिए अनुक्रिया होती है। दूसरे वाले में पहले क्रिया होती है और पुनर्बलन मिलता है, यानी इनाम के तौर पे खाने को मिल जाता है। तो यही है यहां स्किनर का निष्कासित अनुक्रियाओं से तात्पर्य है किसी उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया। पहले वाला समझ में आ गया। तथा उत्सर्जित अनुक्रिया से उनका तात्पर्य है किसी क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रिया से। ठीक है, तो ये आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इस सिद्धांत के प्रमुख विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है। अब विशेषताएं भी होंगी। विशेषताएं क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत
क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व दिया जाता है। यानी देखिए, मुझे तो मेन क्या है, जो परिणाम आएगा वो इंपॉर्टेंट है। क्रिया तो मैं कर ही रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई उद्दीपन तो है नहीं, मैं अपनी क्रिया कर रहा हूं, ठीक है। उसका जो परिणाम आया, जब मेरे पास कोई टारगेट ही नहीं था, मैं तो क्रिया करी, उसका जो परिणाम आया वो इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गई होगी। और सकारात्मक परिणाम मिलने वाले पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। बाद में जो मुझे इनाम मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के द्वारा कम बुद्धि बालकों को भी सिखाया जा सकता है। तो कम बुद्धि बालकों को तो पिछले सिद्धांतों से भी सिखाया जा रहा था, इस सिद्धांत से भी सिखाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अधिगम की क्रियाओं में अभ्यास पर बल देता है। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। तो यहां पर जो है अभ्यास पे ज्यादा बल दिया गया, क्योंकि पुनर्बलन तो वो उद्दीपन तो था ही नहीं, क्रिया हुई, तो अभ्यास पे ज्यादा फोकस इनके द्वारा किया गया। स्किनर का यह सिद्धांत की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। सफलता से पुनर्बलन मिलता है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब जब हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। चुटकियों में सवाल उड़ाओगे, ऐसे धुएं में उड़ा दोगे बिल्कुल, बहुत तेजी से सवाल को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा जी ने दी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। यहां मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बहुत ही सरल है। इन्होंने क्या प्रयोग किया, बारबी डॉल। इसका सवाल आया हुआ है, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, बारबी डॉल पे। इन्होंने 3 मासूम प्यारे प्यारे से बच्चे लिए, इन्होंने बच्चों पे किया। उन तीनों को 5-5 मिनट की एक पिक्चर दिखाई और वहां पर उनको एक बारबी डॉल दे दी। पहले वाले बच्चे को दिखाई, उस मूवी में वो लाड प्यार कर रहा था अपनी बारबी डॉल से, तो बच्चे ने भी वही किया, उसने लाड प्यार करना शुरू कर दिया उस बारबी डॉल से, क्योंकि उसने जैसा देखा वैसा व्यवहार किया, जो देखा वही व्यवहार किया। दूसरे वाले बच्चे में भी ये था, उसे सजा सवरा रहा था, तो दूसरे वाले ने भी आके सजाना सवारना शुरू कर दिया। तीसरे वाले ने क्या करा, तीसरे वाले की पिक्चर में हिंसा हो रही थी, वो अपनी बारबी डॉल को पीट रहा था, बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तीसरे वाला आया, उसने भी बारबी डॉल उठाई और उसमें घूंसे और लात बजाने शुरू कर दिए, हिंसा करनी शुरू कर दी। तो यहां से उन्होंने यह बताया कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही व्यवहार में आचरण करने लग जाता है। तो बच्चों के सामने हमें बहुत ही उचित व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बच्चा देख के बहुत ही सामाजिक बने, अच्छा बने। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, बच्चा हमें देख रहा है, वह हमारे व्यवहार से सीख रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बच्चा भी बहुत बढ़िया सीखे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा टॉपिक आधा समाप्त हो जाता है। इसके बढ़िया 50 सवाल लेके आने वाला हूँ अगली क्लास में, और फिर उसके बाद आधी बची हुई लर्निंग की थ्योरीज को फिर मैं कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी दोस्तों, मजा आया होगा। अब मजा आने के लिए हमारा मोटिवेशन क्या है दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रगणों में जल्दी से शेयर करना शुरू कर दो, और सभी मित्रगण जो तैयारी कर रहे हैं एक साथ हमसे आके जुड़ जाओ, फिर हम लाइव क्लास भी लेना शुरू कर देंगे। जब आप मित्रगण के कमेंट बॉक्स पे कमेंट आएंगे कि लाइव क्लासेस ले लीजिए सर, कोई टाइम बांध लीजिए, तो हम लाइव क्लास भी ले लेंगे। दोस्तों लाइक कर दीजिए और ये सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इट प्रोवाइड मोटिवेशन टू अस। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगली क्लास बहुत बढ़िया मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ क्वेश्चंस की, सारे टेट के आए हुए क्वेश्चंस की। जब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।